माननीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण अनुदानों की पूरक मांगों पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। साथ ही साथ आपसे निवेदन करता हूं कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से दूसरा वक्ता हूं, इसलिए समय के मामले में भी आपके संरक्षण की कृपा प्राप्त हो। माननीय सभापति महोदय, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स मूलतः दो वजहों से सदन में आता है। जब अथराइज अमाउंट सफिशिएंट नहीं रह जाता या फिर जब एडिशनल एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती है। इन सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट के माध्यम से आदरणीय वित्त मंत्री जी ने लगभग 2.35 लाख करोड़ के रुपए की राशि का निर्धारण इस लोकसभा के अंतर्गत रखा है। जहां तक मेरा ध्यान आता है कि भारत के संसदीय इतिहास में ये सबसे बड़े रकम वाला डिमांड्स ऑफ ग्रांट होगा और इस दृष्टि से जिसके तहत लगभग 1.67 लाख करोड़ रुपए का नेट कैश जो अतिरिक्त व्यय के रूप में इस देश के सामने आएगी, जबकि 68,868 करोड़ रुपए की राशि का इंतजाम विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में बचत को बढ़ावा देकर तथा अन्य मदों में प्राप्तियों के माध्यम से पूरा किया गया है। यह डिमांड ऑफ ग्रांट इस महत्वपूर्ण दौर में सदन के सामने आया है जब पूरे विश्व के साथ साथ भारत भी कोरोना के वैश्विक चुनौती का सामना कर रहा है। इसलिए कोविड महामारी के माध्यम से ये पैसे समाज और वित्तीय ढांचे को मजबूत बनाने के लिए खर्च होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आंकड़ों में बहुत इसलिए नहीं जाना चाहूंगा कि हमारे पार्टी के पूर्व वक्ता आदरणीय जयंत सिन्हा जी ने आंकड़े आपके समक्ष रखे हैं। मैं मुख्य रूप से ये कहना चाहूंगा कि जहां मनरेगा में हमने 40,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है, वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना और सामाजिक सहायता कार्यक्रम के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में नकदी ट्रांसफर के लिए 33,771 करोड़ मांगे हैं। वहीं कोरोना से लड़ने के लिए उसकी चुनौतियों के सामना के लिए हमने 14,231.96 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसमें कोरोना महामारी के शोध कार्य के लिए ICMR के माध्यम से 2,475 रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं भारत के मध्यम वर्ग और भारत की जनता को ध्यान में रखते हुए हमारा मूल्य स्थिर रहे, बाजार में कोई आपाधापी नहीं मचे, इसलिए मूल्य स्थिरीकरण के लिए हमने 6,000 करोड़ रुपए रखे हैं। उसी के साथ साथ जो खास सब्सिडी की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर तक जारी रखने की बात कही है, उसके लिए भी हमने 10,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। वहीं नौजवानों के लिए मुद्रा योजना के लिए लगभग 1,232 करोड़ और गरीब कल्याण योजना के लिए 4,800 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। वहीं सहकारी बैंकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए और लाभार्थियों और गैस कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला के लाभार्थियों के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमको ये ध्यान रखना होगा कि इस डिमांड ऑफ ग्रांट के माध्यम से हम एक नए भारत की रचना करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमें ये देखना होगा कि इस डिमांड्स ऑफ ग्रांट में जो इतनी बड़ी राशि आई है, इसके पीछे का मूल तत्व क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, हमारी सोच क्या है। और ये सोच तब और जरूरी हो जाती है सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना, जब प्रतिपक्ष के नेता ये कहते हो कि कोरोना से लड़ने के लिए थाली बजाया, ताली बजाया, दिया बजाया, जलाया, इसकी उपयोगिता क्या है। और वो अर्थव्यवस्था को भगवान के भरोसे छोड़ते हैं। हम निश्चित रूप से भगवान के भरोसे अर्थव्यवस्था को नहीं चलाते, लेकिन हम भगवान के माध्यम से दिए गए हुए संकेतों को पहचानते हैं और हमारे जिसको हम ईशवाणी कहते हैं, जिसको ईश्वरीय वाणी कहते हैं, जो हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे मनीषियों के माध्यम से जो स्वर अभिव्यक्त हुए हैं, जिस अर्थशास्त्र को पहचानने की शक्ति
भारत की आजादी के बाद की बनी सरकारों में नहीं थी। उस स्वर को हमने पहचाना है और अपनी नीतियों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने की योजना की शुरुआत की। इसलिए आपको मौलिक अंतर आएगा। हमने कभी ये चर्चा नहीं किया कि जब महात्मा गांधी ने चरखे के माध्यम से देश को स्वतंत्रता दिलाने की बात की थी, हम सबको पता है कि चरखे से स्वतंत्रता नहीं मिलती। हम ये भी जानते हैं कि नील की खेती का विरोध करने से स्वतंत्रता नहीं मिलता, लेकिन वो भूल जाते हैं क्योंकि यहां की सांस्कृतिक एकता और विरासत को नहीं जानते। हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को संप्रदाय के चश्मे में देखते हैं। नहीं तो उनको पता होगा कि इन संकेतों से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से देश का एक विराट जागृत होता है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने चिति शब्द से नवाजा है। और उसी विराट चिति का प्रदर्शन था जिस दिन देश के अंदर जनता ने थाली बजाया और जिस दिन दीप जलाई। हम सब जानते हैं कि अंधेरे में गुजरते बच्चे को उसके बाप की उंगली सहारा देती है। कोई संकट आएगा तो ठीक है, हो सकता वो सामना नहीं करे, लेकिन उस बच्चे को भरोसा होता है कि उसका गार्जियन, उसका पिता, उसका अभिभावक उसकी रक्षा को करने के लिए साथ चल रहा है। और वही हमने इन माध्यमों के माध्यम से देश के सामने, देश की उस जागृत अवस्था को, जागृत चित्ती को जागृत करने का काम किया कि आओ हम सब मिलकर इस कोरोना के वैश्विक महामारी से लड़े। और उसी का नतीजा है कि दुनिया के अन्य देशों के संसद जो है पार्लियामेंट, वो 1-2 दिन के रस्मी कार्यक्रम करके उन्होंने अपना निभा दिया। लेकिन आज पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, भारत का पार्लियामेंट 18 दिन के लगातार चर्चा के लिए बैठा है ताकि हम आने वाले सुनहरे भारत के भविष्य का निर्माण रख सकें। और जो हमारे पूर्वजों ने हमको सौंपा है वो हम आने वाली पीढ़ियों को दे सके। और इस दृष्टि से इस डिमांड ऑफ ग्रांट की महत्ता बढ़ जाती है। और मैं इसलिए भी यहां कहना चाहूंगा कि कल का दिन जो गया है, जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस था, वहीं वो विश्वकर्मा दिवस भी था। और विश्वकर्मा दिवस की चर्चा मैं इसलिए करता हूं कि जब माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नेतृत्व में भारतीय मजदूर संघ ने उसको श्रम शक्ति दिवस घोषित किया था, तो देश के बहुत सारे राजनीतिक विचारधाराओं के बीच खलबली मच गई कि ये विश्वकर्मा कौन आया। ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई कि हमने अर्थशास्त्र के प्राचीन विद्या को पहचाना नहीं। अगर हमने कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ा होता तो हमको मालूम होता कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 114 बार अपने पूर्ववर्ती अर्थशास्त्रियों के निर्देशों और संदर्भों का उल्लेख किया है। इसलिए हमारी अर्थशास्त्र की भूमिका कहीं विदेश से नहीं आती है, हमारी इसी मिट्टी से जन्मती है। और इसी मिट्टी के थोड़ा संरक्षण चाहेंगे, मैं दूसरा वक्ता हूं, और इसलिए मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको जानना है हिंदू अर्थशास्त्र के बारे में तो शुक्र नीति को जानिए, जिसमें स्वयं रोजगार और वेतन पद्धति की चर्चा है। और विश्वकर्मा दिवस ही इस स्वयं रोजगार का, जिसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसकी धारणा को मजबूती देता है। और उसी की ओर से विभिन्न माध्यमों से देश के युवाओं को लोन देने और बाकी का प्रावधान किया गया है। चूंकि माननीय सभापति महोदय जी का समय की ओर संकेत है, इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे अर्थशास्त्र का अर्थ है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्व समावेशक मानवता की, दीनदयाल जी की दृष्टि। और उस दृष्टि में भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता यह है कि वह संपूर्ण जीवन का, संपूर्ण सृष्टि का संकलित विचार करता है। उसका दृष्टिकोण एकात्मवादी अर्थात इंटीग्रेटेड होता है। माननीय सभापति जी, मैं इसलिए यह कोट कर रहा हूं कि हम संसद में टुकड़े टुकड़े भारत का विचार करते हैं। हम संसद में विचार करते समय विभिन्न राज्यों के प्रति भेदभाव की चर्चा करते हैं। हम भूल जाते हैं कि आजादी के बाद की सरकारों ने अगर पूरे भारत का एक दृष्टि से विचार किया होता तो आज जो ईस्ट ऑफ कानपुर, वेस्ट ऑफ कानपुर के बीच खेती की खाई खड़ी है, वो खाई नहीं खड़ी होती और पूरा भारत विकसित होता। इस दृष्टि से इस डिमांड ऑफ ग्रांट की आज आवश्यकता पड़ गई है। मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। बार बार प्रतिपक्ष के माध्यम से ये कहा जाता है, क्योंकि हमारे अर्थव्यवस्था में इसके माध्यम से भी हमने खेती और किसानी के लिए राशि दिया है। बार बार ये कहा जाता है कि हमने हरित क्रांति लाई थी।
मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि आप ही के समय में 1986 में डॉक्टर एस.के. राय, जो भारत सरकार में ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी की किताब लिखी थी और उन्होंने एक चैप्टर उसमें लिखा है कि हाउ ग्रीन वाज रिवोल्यूशन, और वो मैं शॉर्ट में पढ़ना चाहता हूं, 2 मिनट और चाहूंगा। मैं उनको कोट करना चाहता हूं कि इफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कैन नॉट बी टेकन टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, द प्रोस्पेक्ट फॉर इंडियंस एग्रीकल्चर आर नॉट वेरी ब्राइट। वी हैव मेड ए सर्टेन अमाउंट फॉर द प्रोग्रेस, बट दिस इज स्टिल इनएडिक्वेट। इसलिए मैं इस बातों को कहते हुए एक बात और कहना चाहूंगा। ओके, थैंक यू। क्या एक मिनट मुझे कल कुल, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमने इस डिमांड ऑफ ग्रांट के माध्यम से काम, अर्थ और धर्म और मोक्ष की जो चिंता है, आपको ये लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन काम हमारी इच्छा, हमारी आवश्यकता, और अर्थ का अर्थ है उसको पूरा करने का साधन, और धर्म ये तय करता है कि देश के लिए क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, और इसके आधार पर देश परम वैभव को प्राप्त करता है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। ये उस दिशा की ओर चलने का रास्ता है। इसलिए इस डिमांड ऑफ ग्रांट के माध्यम से एक लाइन, एक वाक्य, ओनली वन सेंटेंस रिक्वेस्ट, सभापति जी, इस डिमांड ऑफ ग्रांट के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी ने एक लाइन, एक सेकेंड, इस डिमांड ग्रांट के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी ने इकोनॉमिक्स के साथ साथ इथिक्स, एजुकेशन और इकोलॉजी का जो इंटीग्रेटेड रास्ता, अप्रोच अपनाया है, वो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को आने वाले समय में पूरा करेगा। इतनी बात निवेदन करके इसका समर्थन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम।